साइनस सबसे पहले तो होता क्या है, बिकॉज आई थिंक सो कि देर आर सो मेनी पीपल, बहुत से ऐसे हमारी जो पॉपुलेशन के लोग हैं वो समझते हैं कि फ्लू जो है वही साइनस होता है। 5 से 7% साइनोसाइटिस ऐसे हैं जिनको ऑपरेट करने की जरूरत पड़ रही होती है। 95% साइनोसाइटिस पेशेंट खुद ट्रीट कर रहा होता है ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। अच्छा फिजिशियन उसे ये बता देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने नाक की केयर कैसे करनी है, और 10% रोल है उसमें मेडिसिन का। तो जो पेशेंट है वो खुद अपनी डिजीज को मैनेज। पाकिस्तान में रिसर्चेस के मुताबिक कितने परसेंटेज लोग जो हैं वो इसको सफर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर रिसर्चेस पाकिस्तान में तो जनरली होती कम है, और अगर होती तो उनकी क्वालिटी में भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। पूरी दुनिया में भी शायद ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आकाशा खान। वेलकम टू अवर सेगमेंट हेल्थ आर्ट्स। हमारे पास आज जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अली रज़ा, जो कि ENT सर्जन हैं, और जिस टॉपिक पे हम आज इनसे बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन है। आइए इनसे जानते हैं साइनस क्या होता है, इसकी क्या कॉजेज हैं और इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, हमें बताइएगा कि साइनस सबसे पहले तो होता क्या है, बिकॉज आई थिंक सो कि देर आर सो मेनी पीपल, बहुत से ऐसे हमारी जो पॉपुलेशन के लोग हैं वो समझते हैं कि फ्लू जो है वही साइनस होता है। सो थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट भी करें कि हमारे जो नॉर्मल फ्लू, जो हमारा सीजनल फ्लू होता है, उससे हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साइनस बेसिकली तो साइनस इज अ टर्म जो कि साइनोसाइटिस के अगेंस्ट लोग कह देते हैं, साइनस डिजीज या साइनस इन्फेक्शन के हवाले से। साइनस बेसिकली साइनसेस नाक के साथ जुड़े हुए एयर फिल्ड कैविटीज हैं, मतलब खोखली हड्डियां हैं जो नाक के अंदर खुलती हैं। ठीक है। ये बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। चेहरे के साथ मिक्सरी, फिर माथे के साथ फ्रंटल, फिर आंखों के दरमियान में उनका नाम इथमॉइडल है, और फिर ब्रेन के दरमियानी हिस्से और नाक के अंदरूनी साइड पे उन्हें हम स्फिनॉइडल कहते हैं। ये साइनसेस चूंकि नाक के रास्ते खुल रहे होते हैं तो नाक की किसी भी डिजीज के साथ इनका लिंक हो सकता है। अच्छा। तो अगर डिजीज इन रीजन्स में हो, अगर रेशा हो या कि कोई वदूद हो, तो उनको हम यूजुअली साइनोसाइटिस कह देते हैं, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस। और अगर फ्लू इज अ डिफरेंट एंटिटी, मतलब फ्लू में आपकी छींकें, जुकाम, नजला आ जाता है, इसमें नहीं होती हैं। साइनोसाइटिस एक्चुअली इसी के बाद ही डेवलप होता है, फ्लू के बाद ही डेवलप होता है। फ्लू के सीक्वल में ये आता है कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्लू रहता है, फ्लू को हम एलर्जिक रेनाइटिस कह देते हैं या सिंपली रेनाइटिस कह देते हैं, उसकी कई एक टाइप्स हैं। तो जब लंबा फ्लू रहता है किसी ऐसी वजह से जो कि या तो पकड़ में नहीं आई, पता नहीं लगी, या कि मिसडायग्नोज हो गई और कंटिन्यू हो गई, तो ऐसा फ्लू जो है उसमें कभी इम्कान होता है कि 2-3 साल के अंदर वो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको फिर लोग साइनस इन्फेक्शन कहते हैं। और मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए सो दैट कि वी कैन कंसीडर इट? अच्छा, इसके क्राइटेरियाज हैं। ठीक है। एलर्जी के डिफरेंट, जिसे आप फ्लू कह रही हैं, और जो राइनोसाइनोसाइटिस है, इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम इन्हें 3 मंथ्स के क्राइटेरिया पे देख रहे होते हैं। कोई भी जो है अलामात जो हैं, नाक से रेशा का आना, पीला रेशा, बदबूदार रेशा आना, नाक में जो है वो उसमें से बाज़ का खून का आना भी साइनस की इन्फेक्शन हो सकता है, बाज़ का, नॉट एवरी टाइम। फिर उसके अलावा जो है स्मेल का ना आना। अगर स्मेल नहीं आ रही है पेशेंट को तो इसमें हमें फिर टाइम ड्यूरेशन का भी बहुत ज्यादा देखना नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड कि उसमें जो बाकी सिम्टम्स जो हैं वो इसके साथ रिलेटेड हो। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो रेशा तो मैंने बता दिया, और चेहरे पे भारीपन, चेहरे में दर्द, और माथे में दर्द, आंखों के दरमियान दर्द, बात का सर की दर्द, ये सारी साइनस की अलामात होती हैं। फ्लू में इससे डिफरेंट है अलामात, उसमें ज्यादातर नाक में खारिश, जुकाम और छींकें, ये ज्यादातर होती हैं। साइनोसाइटिस में भी छींकें आती हैं, लेकिन उसमें जो छींकों के साथ इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसकी क्या कॉजेज होती हैं, लाइक कि हम क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिससे हम बच भी सकते हैं, और हम उसको हम देखें कि ये वजूहात अगर नहीं होंगी तो हमें फिर फ्लू जो है वो नहीं होगा। फ्लू की आप बात कर रही हैं? फ्लू तो 2 टाइप्स का है बेसिकली। एक तो ये वायरल फ्लू है, वो सीजनल है, जिससे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, जब सीजन चेंज होता है तो आता है। ठीक है। दूसरा है एलर्जिक रेनाइटिस, जिसे लोग एलर्जी कह देते हैं। उसमें मिट्टी, गर्द, गुबार, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, फिर उसके अलावा जो है थर्मल चेंजेस, के आप ठंडे कमरे से बाहर चले गए अचानक, बाहर से गर्मी से अचानक ठंडे कमरे में आ गए, तो ये यूजली फ्लू नाक बहने को आ जाता है। और साइनस में हम कौन सी कॉजेज कंसीडर करेंगे? साइनस में मोस्टली जो कॉजेज होती हैं उनमें अगर हम देखा जाए तो जौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का बायस बन रहे हैं, यानी कि लंबे अरसा के लिए जो सोजिश है जिस्म में किसी भी रीजन में, खा वो खून की शरियानों की है,
वो साइंसेज की है, तो उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इवन कि ओबेसिटी, वजन का बढ़ जाना, साइनस की तरफ ले जा सकता है। हाँ जी, साइनसाइटिस की तरफ ले जा सकता है। आपका डायबिटीज साइनोसाइटिस की तरफ ले जा सकती है। ये ओवरलिंक कर रही है सारी बाकी डिसीजेस को, लाइक ये आपकी उसमें लिंक कर सकती हैं कि आपकी एक्सेसिव डिसीज जो है, आपकी सीवियर डिसीजेस हैं। जो डायबिटीज है और जो ओबेसिटी है, इट्स मदर nearly all diseases. It can be a cause. मतलब नहीं, it is cause. इसके cause, लेकिन अगर आप particularly कोई एक cause पूछना चाहते हैं, the most important cause, तो उसमें हम इसको कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल जो चेंजेस होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब फ्लू को लाइटली लेते हैं या कि उसको ट्रीट नहीं करते हैं या कि उसकी कॉज को फोकस नहीं करते हैं, तो जो क्रॉनिक इरिटेशन है, ठीक है, फ्लू की वजह से जो हो रही है, वो आपको इसकी तरफ लेके जाती है। लेकिन मेन था, लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिनमें फ्लू की कोई हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन वो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप कर जाते हैं, साइनस इन्फेक्शन डेवलप कर जाते हैं। उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीजेस की कॉजेज हैं, वो उनमें मैंने आपको बता दिया, ओबेसिटी है, आपकी जो है डायबिटीज है, कोई भी किसी भी किस्म की जो है आपकी कुव्वत मुदाफत में कमी इस तरफ ले जा सकती है। नेजल पॉलिप्स है, नाक के दूध है, नाक रेशा है, और भी जो हम कह सकते हैं कि आपकी एनवायरनमेंट के अंदर जो मिट्टी, गर्द, गुबार है, ये है। डाइट मैटर करती है इसमें? कोई ऐसी चीज खा ली जिससे जैसे गर्म ठंडा होता है, तो जो एक टाइम का फूड है वो एक टाइम पे आपको एलर्जी दे सकता है। अच्छा, साइनोसाइटिस नहीं कर सकता। ठीक है, डाइट का इससे साइनोसाइटिस में एक लंबी हमें चाहिए, एक टेक्स टाइम, हिस्ट्री चाहिए हमें, हिस्ट्री चाहिए, नॉट मतलब कि 2 या 4 दिन की बात है। और ये अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में रिसर्चेस के मुताबिक कितने मैक्सिमम कितने परसेंटेज लोग जो हैं वो इसको सफर कर रहे हैं? अच्छा, इसके ऊपर रिसर्चेस पाकिस्तान में कोई जनरली होती कम है, और अगर होती है तो उनकी क्वालिटी में भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है, और पूरी दुनिया में भी शायद ऐसा ही है। और तीसरी चीज ये कि मैंने इसको इस अंदाज से फोकस भी नहीं किया, इसे हम इंसिडेंट्स कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट्स कहते हैं। तो पाकिस्तान में जनरली ये जरूर लेकिन पता है कि ये इंक्रीज कर रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारे जो बड़े शहर हैं इनमें से दरख्तों का काट देना है, और जो है स्मॉग है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपर एयरवे की डिजीज है, नाक और साइंसेस की डिजीज है, गले से ऊपर ऊपर वाले जितने भी साइंसेस हैं उसकी डिजीज है। तो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो और हम इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं? जैसे सम टाइम फ्लू के लिए जो है कुछ वो होती हैं, वैक्सीनेशंस होती हैं हमारे पास, तो क्या इनके लिए भी कोई हमारे पास अवेलेबिलिटी है? फ्लू की वैक्सीनेशन मोस्टली वायरल फ्लू की या के बैक्टीरियल फ्लू की होती है। जो साइनोसाइटिस है उसके लिए कोई वैक्सीनेशन काम नहीं होती है, ना ही करती है। लेकिन अगर किसी एक पर्सन में हिस्ट्री है लॉन्ग स्टैंडिंग फ्लू की, तो उसमें हम वैक्सीनेशन इसलिए भी लगवा रहे होते हैं कि वो कहीं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में चेंज ना रहे। और एक कोई चीज जो इसको प्रिवेंट कर सकती है वो है नाक में पानी को बार बार, जैसा कि फ्लू जैसे रनिंग नोज होती है, नहीं, नाक में पानी का बहाव का रहना, नाक को बार बार पानी से साफ करना, ठीक है, ये बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लाइक योर बॉडी नीड्स 15 टाइम्स, नहीं क्लीननेस नहीं, 15 दफा नेजल डूशेस, वी कॉल इट नेजल डूशेस, कि दिन में 15 दफा आपके नाक में पानी जाना चाहिए अगर आप साइनस डिजीज से या नाक की किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं। 5 नमाजें और हर दफा 3 दफा पानी, अगर आप उसको 15 टाइम्स डालते रहेंगे तो आप 80 to 90% चांसेस है कि आप साइनोसाइटिस से बचे रहेंगे। ठीक है, सो ये इसकी बड़ी एक मेन प्रिकॉशंस है। इसके अलावा ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान हमारे क्या ट्रीटमेंट है इसका? यानी आप बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे इस मर्ज के साथ, और वो डिफरेंट फिर और भी डेफिनेटली डिसीजेस के साथ भी अटैच हो जाते होंगे, बट एक मेन रूट जो कॉज अगर ये साइनस बन रही है, तो उसमें आप बेसिकली आपके बेसिक ट्रीटमेंट्स क्या प्लान होंगे? अच्छा, पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान कम्युनिकेशन गैप रहता है ट्रीटमेंट को लेकर हमेशा। पेशेंट ये समझता है कि मैं डॉक्टर के पास चला गया हूँ तो मेरा इलाज हो जाएगा, हालांकि इट्स नॉट द केस। जब हम साइनोसाइटिस की मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो साइनोसाइटिस एक मल्टीफैक्टोरल डिजीज है। डॉक्टर बात का आपके 1 या 2 फैक्टर्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है या कर रहा होता है, बाकी जो 10-12 फैक्टर हैं वो पेशेंट के अपने हाथ में होते हैं। ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं इस तरह दे देता हूँ कि एक स्टेज पे क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की अगर जो मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, मेडिसिन से इलाज ना हो रहा हो, तो जो ईएनटी सर्जन्स हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की तरफ जाते हैं, कैमरा के जरिए नाक के साइनसेस को खोलने की कोशिश करते हैं, आया कि वहाँ का दूध है या रेशा है, फंगस है या कोई भी डिजीज है वहाँ, ठीक है ना, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फंगस भी हो सकता है साइनोसाइटिस, ठीक है ना। तो जब वो उसको खोल देते हैं या कि उसको करते हैं तो एक्चुअली पेशेंट समझता है कि शायद मेरा ऑपरेट हो गया तो सारी जिंदगी अब ये खुला रहेगा। बिल्कुल, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। तो पेशेंट इस चीज को नहीं समझता है कि उसने खुद इसे खुला रखना है। अगेन वही नेजल डूशीज, नॉर्मल जो एनाटमी है नाक की उसके अंदर
15 दफा अगर चाहिए नाक को पानी, तो इसमें 100 दफा चाहिए, 40 दफा चाहिए। नाक को क्लीन करना है उसमें बार बार। अब रास्ते खुल गए हैं, डॉक्टर ने उसको, कंसल्टेंट सर्जन ने उसको ओपन कर दिया है, तो अब उनकी कैनलाइजेशन होनी, उनके जो है आप समझ लें कि नए वहां पे रास्ते बने हैं, तो उनको क्लीन उस लिहाज से फिर खुद रखना है। हाँ, और अगर वो नहीं रखेगा तो वो अगेन चोक कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक हमारी जो पॉपुलेशन है उसका एक बड़ा, एक मुझे लगता है कि एक मिथ्स है कि उनको लगता है कि शायद अगर कोई ऐसा मर्ज हमें हो गया या कोई ऐसा सिम्टम आ गया तो हमने किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि अगर कोई इस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं साइनस रिलेटेड या जो भी, सो क्या उसको सिर्फ ईएनटी सर्जन ही डील कर सकता है या हम पहले किसी जनरल फिजिशियन के पास या किसी हम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं? ऐसा है कि आइडियली एक स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम से मुराद ये है जैसा कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर कुछ फैमिली फिजिशियंस जो हैं डिप्यूट होते हैं, ठीक है, वहां से रेफरल अगर जनरेट हो रहा हो तो चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो खुद चूज करती है कि उसने किसके पास जाना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एलीट से वो डायरेक्टली कंसल्टेंट्स के पास आ रही होती है। जो मीडियोकर्स हैं वो पहले फिजिशियंस के पास जा रहे हैं, जिन्हें हम जनरल जीपीज कहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये किसी एक का काम है, इसे जनरल फिजिशियन भी ट्रीट कर सकता है अगर उसके पास इसका अच्छा नॉलेज है। ठीक है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि कब उसने इसको ईएनटी सर्जन के पास रेफर कर देना। एग्जैक्टली, ठीक है ना। जैसे सादा जुकाम है, अगर कोई प्रैक्टिशनर उसे करता है, पीड्स का डॉक्टर अगर उसे करता है तो बिल्कुल गलत नहीं करता, वो रेडिली अवेलेबल है अपनी क्लाइंट्स, जो आपके पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है उनको कुछ खास लोग अवेलेबल है तो वो उनके साथ कनेक्ट करते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन उसको बेजा लटकाए रखना, द सेम वे जब कई डिजीज हमारी अपनी स्पेशलिटी में ऐसी होती हैं, मैं यूँ कहता हूँ कि 3 डे रूल होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसको उसकी हिस्ट्री और डिटेल देख लेना चाहिए कि इसको क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेट करवा लेना चाहिए। सेकंड डे पे उसको कंफर्म होना चाहिए कि या तो मैं इसे ट्रीट करने जा रहा हूँ या मैं इसे रेफर कर रहा हूँ, और अगर बहुत ही लटक जाता है तो कुछ और इन्वेस्टिगेशन, दैट इज डे 3। अब डे 1 2 3 ये नहीं कि आज कल और परसों, इट्स के पेशेंट आज मेरे पास आया, विजिट्स हैं, हाँ, इन्वेस्टिगेशन लेके आया, 10 दिन बाद बेशक आया, दैट इज डे 2, एंड फिर लेके आया तो दैट इज डे 3। डे 3 के अंदर या तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है, या फिर उसको उसकी डिजायर्ड स्पेशलिटी में उस डॉक्टर को रेफर कर देना चाहिए। The same rules apply on all specialties, ideally, कि बाकी स्पेशलिस्ट को भी ये देखना चाहिए और करना चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि वो उसको नहीं कर पा रहे हैं मैनेज, जाके नहीं हो रहा, तो आइडियली उन्हें रेफर कर देना चाहिए, और अगर दे आर कॉम्पिटेंट एनफ तो उन्हें फिर उसको टेकअप कर लेना चाहिए। ठीक है, सो इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है हमारे पास या हम सिर्फ क्लिनिकल जजमेंट से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? टेस्ट जो हैं हमें सिर्फ 10 से 20% बताते हैं किसी भी केस में। जो हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस, इवन कि क्लिनिकल डायग्नोसिस के भी 2 पार्ट हैं, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। हिस्ट्री जो होती है, जो पेशेंट डॉक्टर आता है जब डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से पूछता है, आइडियली दैट टाइम शुड बी 20-25 मिनट्स। वो पूछता है उससे, फिर पूछता है, फिर बार बार पूछता है, कई चीजों से निकलवानी होती है। तो दैट इंफॉर्मेशन अगर कोई डॉक्टर पूछता है और लिखता है तो इट मीन्स कि वो आपके अंदर से वो निकलवा रहा है। ठीक है, तो वो 80% है। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, 70 नियरली 70% है। और जो आपका एग्जामिनेशन है कि डॉक्टर फिर आपके नाक का मुआयना करता है, गले का मुआयना करता है, कान का मुआयना करता है, या कैमरा से मुआयना करता है, 20%। बिल्कुल, अगर किसी को हिस्ट्री में नहीं पता है कि ये मरीज किस तरफ जा रहा है तो उसे एग्जामिनेशन में भी नहीं पता लगेगा और इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात से थोड़ा सा आपने डरा दिया है कि अगर कोई किसी को साइनस जो है वो हो गया है तो उसका जो नाक की सर्जरी प्रॉपर होगी, मतलब वो उतार के, या हम उसको उस तरह से सर्जरी करेंगे या उसके बगैर भी हो सकता है? क्योंकि अभी आपने इस बात को जिक्र किया, नाक उतार के नहीं, बेसिकली कैमरा के जरिए अंदर से जाते हैं। और आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि इसका कोई जो है साइनोसाइटिस की कोई एक टेस्ट नहीं, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन हमें उस क्लिनिकल डायग्नोसिस को एड करने के लिए, या कि ये डिजीज कितनी फैली हुई है, सीटी स्कैन का सहारा लेना पड़ सकता है। तो हर साइनोसाइटिस को हमने ऑपरेट नहीं करना है, सिर्फ 5 से 7% साइनोसाइटिस ऐसे हैं जिनको ऑपरेट करने की जरूरत पड़ रही होती है। 95% साइनोसाइटिस पेशेंट खुद ट्रीट कर रहा होता है ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। अच्छा फिजिशियन उसे ये बता देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने नाक की केयर कैसे करनी है, और 10% रोल है उसमें मेडिसिन का। तो जो पेशेंट है वो खुद अपनी डिजीज को मैनेज करता है। यानी इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी।
कि आपकी क्या माइल्ड है, मॉडरेट है और सुवियर है, तो फिर उस तरीके से आप डील करते हो। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट डेफिनेटली। बट मैं चाहूंगी लास्ट पे आप हमारे हेल्थ केयर सेंटर के बारे में कोई बात करें, यानी हमारे पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू होना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग अब तो एलाइड साइंसेस को भी बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू देते हैं, लाइक कि आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, ठीक है, अपने और भी बहुत सारी डिसीजेस हैं उनको भी आप कंसीडर एटलीस्ट करें। अब बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ अवेयरनेस आती जा रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और हमारे ऑडियंस को एक अच्छा सा मैसेज दीजिएगा। अच्छा, इस बारे में हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में मेरा तो बड़ा क्लियर ख्याल है, और जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेज का नो डाउट बेइंतहा रोल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि एक सिस्टम के तहत चलनी चाहिए, जिसमें डायग्नोसिस शुड बी द मेन प्रायोरिटी। कोई भी क्लिनिशियन है, काना गला का डॉक्टर है, मैदा जिगर का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक का है, डेंटिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, अगर वो एक डायग्नोसिस बना के चल रहा है तो इट्स गुड। दूसरी चीज़ के कुछ स्पेशलिटीज ऐसी हैं जिनको लिंक होना चाहिए विद द रेलेवेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है, अगर वो उस अम्ब्रेला के अगेंस्ट मतलब के अलावा चल रही हैं तो उसमें भी चांसेस हैं कि कोई बहुत ज़्यादा आउटकम जो है वो बेहतर ना हो। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज शुड बी अलाइड विद द मेन क्लिनिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं, बट उनका बहुत बड़ा रोल है उसकी डायग्नोस्टिक्स में। तो फिजिशियंस एंड सर्जन्स आर द वन कि जो उस प्रॉपरली उसको लीड कर रहे होते हैं उस टीम को। तो जब तक डायग्नोसिस नहीं होगी, तशखीस नहीं होगी, तो आप उसमें कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सिम्टोमेटिक इलाज तो किया जा सकता है, सर की दर्द है, पैनाडोल की गोली तो दी जा सकती है, कोई भी प्रिस्क्राइब कर देगा, लेकिन उस सर की दर्द के पीछे वजह क्या है, उसको जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। बिल्कुल ठीक। तो डायग्नोसिस इज द की। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, अब आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेगमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।